एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस थ्योरी सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो क्लास फुली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। फुल्ली डेडिकेटेड क्लास हमारा होता है जहां पे हम थ्योरी भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं। तो यही बात करते हैं रिकैप की, यानी पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एमसीक्यूज। पिछला क्लास हमारा एमसीक्यू सेशन था जो कि पाइथन से रिलेटेड था, जहां पे हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो कि अच्छे अच्छे लेवल्स के थे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी वीडियो आपका पहले का मिस हो गया है तो वो जाकर आप दे सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर से क्रिएट किया हुआ है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, जो आज का हमारा थ्योरी सेशन होने वाला है वो होगा क्या, फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सेशन होता है और चैप्टर 5 तक, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हमारा अगला होने वाला है चैप्टर वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी लाभ मिले इस वीडियो का, जो कि फुली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं से कोई चार्जेस नहीं है, पूरा निःशुल्क क्लासेस है। ठीक है। और लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद, लास्ट तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर दे बताएं, जो भी है जैसा भी है सब कुछ बताइए कमेंट में। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अगर आपको ये टॉपिक फ्लो ऑफ कंट्रोल याद आ रहा होगा तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि इसका ओवरव्यू हमने इससे पहले डिस्कस किया था। जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहां पे हमने डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बताया था कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इवेंट। कंट्रोल मतलब क्या होता है, इवेंट, यानी कि इवेंट का फ्लो। यानी कि कोई भी इवेंट है, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो किस किस लेवल से करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां तक खत्म करेंगे, वो सारा का फ्लो है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जो टर्म है आपका वो क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है टर्म। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, पहले आपको टॉपिक का क्लियरिटी होना जरूरी है, इसलिए हम टॉपिक को ही डिटेल्स में आपको हम बता देते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, फ्लो ऑफ कंट्रोल की। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इन दिस चैप्टर। पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फ्लो ऑफ कंट्रोल। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उस पर इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर इंडेंटेशन के बारे में पढ़ना है, फिर रिपीटेशन के बारे में पढ़ना है, फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप। इतने टॉपिक्स हमें कवर करना है इस चैप्टर में। बात क्लियर है। तो ये एक दिन में अगर कराएंगे ये पूरा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम सोच रहे हैं 2 पार्ट में कराने का, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप पर बर्डन ना आए और आसानी से आप पढ़ते जाएं। क्योंकि मेरा आदत है एकदम तोड़ तोड़ के बताने का, हम आपको तोड़ तोड़ कर ही समझाएंगे हर कुछ, बिना समझाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि टाइम टेकिंग थोड़ा सा तो होगा, इसलिए 2 वीडियोस में। अब एक क्या है कि एक वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कि 1.5 घंटा 2 घंटा का बन जाए, फिर आपको देखने में परेशानी होगा। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में लाए। टाइम है अभी उतना कि हम पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे, उसका घबराना नहीं है। जो कि फुल्ली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको पता ही है। और इस मोड में हम पढ़ाते हैं, जिस तरीके से अभी शकल तो मेरा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन सिर्फ आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे अगर पढ़ाने आएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लिखना मिटाना बहुत, उसमें तामझाम बहुत है। इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस मोड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा एक लाइन लिखा हुआ है क्या, कि डोंट यू हेट द कोड दैट डू नॉट प्रोपरली इंडेंटेड। देखिए, इंडेंटेशन जो टर्म है ये तो हम आगे पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है ना कि आपको वैसे कोड से कुछ घृणा नहीं है। मतलब कि ऐसा है कि आपको अगर अनइंटेंडेड कोड दे दिया जाए तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जो उसका यूआई है, जो आपको सामने दिखेगा, वो प्रॉपरली आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में।
क्योंकि आपको थोड़ा आंखों को वो चुभेगा, क्योंकि वो सही से प्रॉपरली डिसिप्लिन में नहीं लिखा हुआ रहता है। इंडेंटेड मतलब क्या मतलब है कि सही से मार्जिन छोड़ा हुआ नहीं रहता है कोड्स के बीच में, ठीक है, कोड्स के बीच में हर एक लाइन में, वो चाहे वर्टिकल हो तो, ठीक है। तो ये बात हो गया इस पहले लाइन का। फिर मेकिंग इट इंडेंटिंग पार्ट ऑफ द सिंटेक्स गारंटीज दैट ऑल कोड इज प्रॉपरली इंडेंटेड। मतलब सिंपली इसका अर्थ ये है कि आप सही से अगर इंडेंटेशन का यूज करते हैं तो कोड दिखने में आपको बहुत सुंदर लगेगा। सिंपली ये कहने का मतलब है। और ये कहा गया किसका? जी वैन रोसम। अगर आपको इसका नाम याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, जी वैन रोसम, बोले तो गुइडो वैन रोसम। और ये हैं कौन? ये हैं पाइथन के पापा जी, यानी बोले तो डेवलपर ऑफ पाइथन, इन्वेंटर ऑफ पाइथन, जिन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया था, पब्लिक के सामने लाया था 1991 में, ठीक है। और ये थे कहां से? तो ये थे नीदरलैंड, NL। इतना तक पॉइंट क्लियर है? जो भी टर्म दिखे उसको डिस्कशन हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि आपसे इन्वेंटर पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है ना, इन्वेंटर पूछ दे। चलिए तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ें तो क्या है कि पाइथन एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ प्रोग्राम। देखिए पाइथन क्या यूज करता है? इंटरप्रेटर का यूज करता है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर दिया था। तो पाइथन जो एग्जीक्यूशन करता है स्टेटमेंट का, वो एक एक करके करता है, ऐसा नहीं कि पूरा एट अ टाइम कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन कोड को स्कैन करता है, फिर वो आपको आउटपुट देता है, यही करता है ना। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन भी यही करता है कि वो एक एक स्टेटमेंट को, एक एक स्टेटमेंट को पूरा सिक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट करता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ प्रोग्राम, एकदम शुरू से लेकर अंत तक। पॉइंट क्लियर है? जैसे आप इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है कि एक बच्चा है जो कि कुछ स्कूल बस में बैठा हुआ है, एक बच्चा है कि साइकिल से जा रहा है। अब उसको ऑप्टिमाइज्ड रूट क्या होगा उसके लिए? उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड रूट क्या होगा कि अगर साइकिल से जा रहा है तो यहां से गया, यहां चलते हुए आया, फिर यहां से ऐसे ऐसे कर करके तो यहाँ पहुंचा, फिर ये स्कूल आ गया। तो इस तरीके से ये स्कूल के लिए चल दिया, ठीक है। बस भी अगर जाएगा तो ऐसा तो नहीं ना है कि ये सब तोड़ते फोड़ते हुए सीधे यहाँ पे चलाएगा, ऐसा तो बस नहीं करेगा। वो भी एक प्रॉपर रास्ता को फॉलो करेगा, क्या? बस भी, है कि नहीं? बस हो चाहे कार हो, वो सब एक प्रॉपर रास्ता को फॉलो करता है, ठीक है, जिसको सीक्वेंस बोलते हैं। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या है कि द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये तो हम आपको ऑलरेडी टर्म समझा दिए कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। ये क्या है? तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट है। जो भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है वो एक ऑर्डर में होता है। कंप्लीट वो क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। एक मैनर्ड वे में होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। पॉइंट क्लियर है? फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल का, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के मदद से किया जाता है, ठीक है। पाइथन सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ कंट्रोल लैंग्वेज। इसी की बात कर रहे हैं, क्या? सिलेक्शन की बात कर रहे हैं और रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। और इसका डिटेल्स हमें पढ़ना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या सपोर्ट करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। सिलेक्शन और रिपीटेशन। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जो ये रास्ता का सिलेक्शन किया वो भी क्या है? वो भी प्रॉपर रास्ता है। मैंने अभी बताया कि रोड तोड़ के आदमी को उड़ाकर तो नहीं आएगा इस डायरेक्शन से। ये एक प्रॉपर वे का सिलेक्शन किया है, तभी ये जाके सही से क्या है, स्कूल बस भी हो या फिर कार हो, साइकिल वाला हो, सब स्कूल पहुंचेगा एक प्रॉपर सिलेक्शन के कारण। एक प्रॉपर सिलेक्शन से ये सही से स्कूल पहुंच जाएगा। आई होप कि इतना तक आपको पूरा क्लियर हो गया हो। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। एक प्रोग्राम की बात हो रही है जो प्रोग्राम पाइथन की ही है। ये नहीं घबराइए कि कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, पाइथन की ही बात हो रही है। तो इसमें प्रोग्राम आपको लिखना है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे? ये तो हैशटैग लगा हुआ है, क्यों? कमेंट के लिए है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इनपुट, ठीक है। दो ले लिए, num1 और num2 वेरिएबल ले लिए, इंट लगा दिए ताकि जो जाके जो आउटपुट आए वो किस में आए? इंटीजर फॉर्म में आए। पॉइंट क्लियर है? इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, इनपुट इंटर द सेकंड नंबर। फिर क्या करेंगे? डिफरेंस इज इक्वल टू num1 माइनस num2 करेंगे, ठीक है। देखिए हम जो बता रहे हैं आपको, जो प्रोग्राम समझा रहे हैं, ये सिर्फ आप समझते चलिए, अच्छे से इस पे ध्यान लगाइए। आपको एग्जाम में प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आएगा, ये बात
99.9% सही है। कि आपको प्रोग्राम एग्जाम में लिखने के लिए नहीं देगा, आप कोई थियोरेटिकल एग्जाम नहीं दे रहे इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है कि प्रोग्राम को समझ लेना है, ताकि हो सकता है आउटपुट आपसे पूछे, तो उसके उससे क्या होगा कि आप आउटपुट आसानी से बता देंगे। अगर प्रोग्राम आप समझ जाएंगे तो हम जो भी आगे चलकर जो भी प्रोग्राम आपको समझाएंगे, बस आपको अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। उसका आउटपुट कैसे कैसे आ रहा है वो सब हम आपको समझा देंगे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे आउटपुट निकालने के लिए तो आप आसानी से उसका आउटपुट निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस आ गया num1 माइनस num2। अब प्रिंट क्या कराना है कि डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ, यहाँ तक क्या है स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे वैल्यू आएगा, फिर एंड क्या है स्ट्रिंग है, फिर वैल्यू आएगा, इज क्या है स्ट्रिंग है, फिर जो डिफरेंस है उसका वैल्यू आएगा। तो जैसे ही आप पहला नंबर इंटर करते हैं 5, जो कि आपको मैनुअली इंटर करना है 5, ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या कर रहे हैं इंटर 7, जो कि मैनुअली कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा num1 माइनस num2 माने 5 माइनस 7। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर -2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया है। लेकिन लेकिन जो डिफरेंस आता है वो ऐसे माइनस में जनरली नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि माइनस में आएगा, लेकिन वैसे जो कैलकुलेटर वगैरह जो होता है नॉर्मल, वो माइनस में भी देता है, लेकिन इस हिसाब से माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन का। ये तो आपने देख लिया कि प्रोग्राम है 2 नंबर का डिफरेंस प्रिंट कराने के लिए, लेकिन अब बात करते हैं सिलेक्शन का कि प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करें कि ये निगेटिव रिजल्ट ना दे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो ये फ्लो चार्ट मैंने आपको इस तरह का बताया था, याद है? इस तरह का फ्लो चार्ट हमारा डिस्कस हो चुका था, जहां पे मैंने बताया था कि स्टार्ट और स्टॉप में क्या होता है, ओवल शेप होता है, वो भी थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम टाइप यूज होता है। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, और डिसीजन के लिए डायमंड बॉक्स। इतना पता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट किया हमने, इनपुट नंबर 1 नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको डिसीजन करना है। डिसीजन क्या करना है कि या तो आपको रिजल्ट निगेटिव में चाहिए या फिर पॉजिटिव में चाहिए, सीधा सा बात है। या तो रिजल्ट आपको निगेटिव में चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव में चाहिए। अगर निगेटिव में चाहिए तो जो पहला नंबर है वो छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा। देखिए वही क्या हुआ कि इज num1 ग्रेटर देन num2। अगर जैसे ही नो होगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, num2 माइनस num1। यानी कि जो num1 का वैल्यू है वो num2 के वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। ये मिनट क्या होगा, एक मिनट। जो num1 का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा किससे, num2 से। तो इस केस में क्या होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो कैसा निकलेगा, num2 माइनस num1। और यही अगर ये वैल्यू सही है, यानी कि num1 बड़ा है num2 छोटा है, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो कैसा निकलेगा, num1 माइनस num2। अगर ये डिसीजन हम करते हैं ये दोनों, तो इससे क्या होगा कि हमें जो आउटपुट निकलेगा ना वो निगेटिव में नहीं निकलेगा, वो पॉजिटिव आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 7 है। पहला क्या था कि 5 ग्रेटर देन 7, यही किया हुआ है ना वहां पे। पहला है नो, अगर नो किया हुआ रहेगा, यानी कि ये वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि 7 माइनस 5 कर देगा, यानी कि num2 माइनस num1 कर देगा, जो कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है, यानी कि ये बड़ा सही है और ये छोटा सही है, यानी कि उस केस में ये है, तो अब डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5, यानी कि num1 माइनस num2, जो कि 2 आएगा। समझ में आ गया बात। तो यही करना है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई, ये बात अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यस, डिफरेंस इज इक्वल टू num1 माइनस num2, फिर प्रिंट डिफरेंस और स्टॉप। फ्लोचार्ट आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट। तो आइए थोड़ा सा इसका थ्योरी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक पेन खरीदना है 10 रुपया का, ठीक है, 10 रुपया का हमें एक पेन खरीदना है। तो उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि आप दुकान में जाएंगे, स्टेशनरी के अलग अलग पेन आपको वो दिखाएगा जिसका दाम 10 रुपया होगा। फिर वहां पे आपको डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा पेन आपको खरीदना है। वही क्या है, सिलेक्शन है, कि आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए, आपको 8-10 पेन दिखा दिया 10 रुपया वाला, तो आपको सिलेक्ट करना होगा ना कि हमें कौन सा चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 10 पेन खरीदना है, कोई एक ही पेन खरीदेंगे ना। तो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई एक पेन चूज करना होगा, जो कि लगेगा कि नहीं यही मन है हमको यही पेन लेने का, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। When we use direction service of a digital map to reach from one place to another, we notice sometimes it shows more than one path, like the least crowded path, shortest distance path, etc. सिंपल सा चीज है, आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ज्यादा दूर नहीं, छोटे मोटे इलाका में ही आपको घूमने जाना है, छोटा सा एरिया में ही घूमने जाना है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जो घर से और जहां पे आपको जाना है वहां का दूरी थोड़ा कम है, तो आपको अगर वो रास्ता देखा हुआ नहीं है,
तो आप सिंपली मैप का यूज करते हैं अभी के डेट में, गूगल मैप वगैरह चलता ही, एप्पल मैप तो यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन गूगल मैप आप यूज करते होंगे। तो वो क्या है कि आपको 2-3 रास्ता सजेस्ट कर देता है। वो क्या है कि जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता आपको सजेस्ट करेगा, वो ऐसा भी है कि अगर आप उसको सीरियस ले लेंगे तो कहीं जाकर गिर भी जाएंगे, वो सीरियसनेस की बात अलग है। लेकिन वो जो आपको रास्ता सजेस्ट करता है, वो 2-3 सजेस्ट करता है, जिसमें कम भीड़ वाला जगह भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी सजेस्ट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी सजेस्ट करता है। तो आपको अगर कहीं जाना है एक जगह पे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। आपको टाइम बचाना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम बचाना है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेंगे। आपके पास बहुत टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है समय का, आराम से पहुंचेंगे कभी, तो आप लॉन्ग रूट चूज करेंगे। यही करेंगे ना, तो वही बात लिखा हुआ है कि वी डिसाइड द पाथ एज पर आवर प्रायोरिटी। हम लोग अपने हिसाब से उस जगह को क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। और यही बात करते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म में। तो ये जो डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन का जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है, वो किसके हेल्प से होता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट के हेल्प से इंप्लीमेंट होता है, मतलब लागू होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि फिगर 6.2 shows that the subtract the smaller number from the bigger number so that we always get positive difference। ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा नंबर में से अगर छोटा नंबर घटाएंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। यही बात कहा हुआ है। तो दिस सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द वैल्यूज दैट आर इनपुट फ्रॉम द टू नंबर्स num1 एंड num2। वही तो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स पता है आपको क्या होता है, ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, बता दें क्या। सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर, कुछ नियम कानून होते हैं या फिर कुछ ग्रामर के सेट होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंटेक्स होते हैं। ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे, वो भी बता दिए लेकिन बार बार नहीं बताएंगे। तो जो सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का, वो कैसे होता है, इफ कंडीशन लगा फिर कुछ स्टेटमेंट आया, सिर्फ इफ लग रहा है, अभी बाकी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इफ की बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है कि इफ द एज इंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। अब वोटिंग एज की बात हो रही है, तो वोटिंग एज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है। ये बात तो आपको पता है, या तो आप 18 के होने चाहिए या फिर 18 से ऊपर के होने चाहिए, तभी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि इफ द एज इंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18, जो भी यूजर इंटर कर रहा है एज, अगर वो उसका वैल्यू 18 से ऊपर है, देन प्रिंट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो यूजर होगा वोट के लिए एलिजिबल होगा, तो प्रिंट भी क्या कराएगा कि यूजर इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू है तो इंडेंटेड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, जो भी स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ होगा इंडेंटेड फॉर्म में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है एग्जांपल 6.1 की एज दिया हुआ है जो कि इंट वैल्यू में होगा। अब ये क्या है सो आपको बता चुके हैं, इनपुट क्या करना है, इंटर योर एज। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो हम यहाँ पे आपको बताए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या प्रिंट कराना है, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अ वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट called if else statement allows us to write two alternative path and the control condition determines which path get executed। देखिए, अगर वेरिएंट इसका क्या है, इफ स्टेटमेंट का वेरिएंट को क्या बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ मतलब क्या होता है, अगर। इसका हिंदी भी जान लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। इफ का क्या मतलब होता है, अगर। एल्स मतलब वरना, ह्यूंडाई वरना नहीं, वरना, वरना क्या, वो वाला वरना। ठीक है, तो एल्स मतलब अगर ये हुआ वरना ये हुआ। समझ में आ गया हिंदी। अलाउ अस टू राइट टू अल्टरनेटिव पाथ्स, यहाँ पे क्या होता है कि दो कंडीशन आएगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर दो आपका चीजें लग रही है, इफ लग रहा है एल्स लग रहा है, तो दो कंडीशंस भी आएगा, दो अल्टरनेटिव पाथ आएंगे। एंड द कंट्रोल कंडीशन डिटरमाइंस द पाथ गेट्स एग्जीक्यूटेड। और जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ रहेगा, जो इफ सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट क्लियर है बात। सिंटेक्स फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, तो इफ है फिर कुछ कंडीशन रहेगा फिर स्टेटमेंट रहेगा, एल्स है फिर स्टेटमेंट होगा, यही है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें कहा गया कि लेट अस मॉडिफाई द एग्जांपल ऑफ वोटिंग विद द कंडीशन दैट द एज इंटर्ड बाय यूजर इज ग्रेटर देन 18 देन टू डिस्प्ले द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। अब एग्जांपल में ऑब्वियस सी बात है कि अगर 18 से ज्यादा है एज तो उसको क्या डिस्प्ले कर देगा, एलिजिबल टू वोट। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, पहला क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और दूसरा क्या है कि वो एज का नहीं भी हो सकता है। तो दो कंडीशन आ गया। तो जब दो कंडीशन आ जाएगा तो इसमें दो तरह के फंक्शंस काम करेंगे। क्या क्या काम करेगा, इफ और एल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि एज इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट इंटर योर एज, इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 18 प्रिंट। ये यहां तक तो आपका क्लियर था, यहाँ पे तो एक कंडीशन था। अब दूसरा इसमें क्या है कि एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर एज 18 से अधिक है या फिर 18 के बराबर है तो प्रिंट कर दीजिए एलिजिबल टू वोट, वरना एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ट्रू होगा, ऑब्वियस ही बात है कि अगर ट्रू होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां तक बात पूरी तरीके से समझ में आ गया। लेट अस यूज द सेम कंसेप्ट टू मॉडिफाई 6 ऑन 6.1 कौन सा है, 6.1 ऊपर में ही है क्या, 6.1 अच्छा। सो दैट इट इज ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव डिफरेंस एज द आउटपुट। हाँ, तो उसमें इफ एल्स भी अगर लगा सकते हैं 6.1, हाँ ये वाला है। तो अगर इसमें इफ एल्स अगर आप लगा दें, पहला क्या लगाएंगे कंडीशन, नीचे में इसका एग्जांपल होना चाहिए, हाँ है। तो अगर ये लगा देते हैं कंडीशन इफ एल्स, यानी कि पहला में क्या है कि नम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है, नम 1 ग्रेटर देन नम 2, और दूसरा क्या कर देंगे कि नम 1 लेस देन नम 2। ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, वी नीड टू डिसाइड वेदर num 1 ग्रेटर देन num 2 और नॉट, वही बात हो गई। तो इसमें क्या है कि नीचे में, हाँ, मेनी अ टाइम्स देयर आर सिचुएशन दैट रिक्वायर मल्टीपल कंडीशन। देखिए ये तो बात हो गई दो कंडीशंस की, लेकिन अगर दो से ज्यादा कंडीशन क्वेश्चन में आ रहा है, अगर क्वेश्चन में दो से ज्यादा कंडीशन आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टू बी चेक्ड एंड इट लेड में टू मेनी अल्टरनेटिव्स, और भी अल्टरनेटिव्स उसका खोजेंगे। तो इन सच केस वी कैन चेन द कंडीशन यूजिंग इफ एलिफ। उसमें क्या करेंगे कि अभी तक तो हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन अब यूज करेंगे, ज्यादा कंडीशन अगर हो गया तो इफ एलिफ का यूज करेंगे। और एलिफ का मतलब क्या है, एलिफ मतलब होता है इफ एल्स इफ लिखा हुआ है यहाँ पे। एलिफ मतलब क्या होता है, एल्स इफ, एल्स इफ। ये उठाया कहां से, दो वर्ड इसका उठा लिया और दो वर्ड इसका उठा लिया, तो एलिफ हो गया ना। एल्स का एल उठा दिया, इफ का इफ उठा लिया, तो क्या हो जाएगा, एलिफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे तो सिर्फ डिफरेंस निकालना था, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रहा है पॉजिटिव का। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दो कंडीशन ही है, तो इसमें तो एलिफ का जरूरत है नहीं। एलिफ कब लगेगा, जब ज्यादा कंडीशन हो उस केस में। तो प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, पहला क्या है कि ये तो आपको पता ही है, पहला में कि इंटर कर देंगे नंबर, फिर दूसरा इंटर कर देंगे। इफ नम 1 ग्रेटर देन नम 2, अगर नम 1 का वैल्यू नम 2 से ज्यादा है तो डिफरेंस निकलेगा क्या, नम 1 माइनस नम 2। सिंपल सा बात है। और एल्स डिफरेंस इक्वल टू नम 2 माइनस नम 1, यानी कि अगर ये कंडीशन है नम 1 ग्रेटर देन नम 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नम 1 का वैल्यू ज्यादा है और 2 का कम है तो पॉजिटिव में आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और यही उल्टा है तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर ये पार्ट रन होता है तो ये पार्ट रन नहीं होगा, हम बता चुके हैं। और ये पार्ट अगर रन होता है तो ये पार्ट रन नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रिंट द डिफरेंस ऑफ, ये तो बात आपको पता ही है। फर्स्ट नंबर 5 की है, दूसरा नंबर 6 की है। अब देखिए क्या होगा, 5 क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या होगा 6 माइनस 5 होगा। समझ में आ रहा है ना, जो कि रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। पॉइंट क्लियर है, कहीं से कुछ दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। नेक्स्ट अब है दैट सिंटेक्स फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग एलिफ। एलिफ का सिंटेक्स क्या होगा, तो इसमें पहले इफ कंडीशन लगेगा, फिर स्टेटमेंट लिखाएगा,
उसके बाद एलिफ लगेगा, एल्स नहीं लगेगा। अभी पहले इफ लगेगा फिर एलिफ लगेगा, जब एलिफ खत्म होने लगेगा तब लास्ट में एल्स लगेगा। बात समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं? पहले इफ लगेगा, फिर एलिफ लगेगा और तब एल्स लगेगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन हो गया, एक किसका है, एक पॉजिटिव का है, एक निगेटिव का है और एक जीरो का है। अगर दो कंडीशन रहता तो हम लोग इफ एल्स से काम चला लेते, लेकिन यहाँ पे तीन कंडीशन यानी कि दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ, एलिफ और एल्स। बात समझ में आ गया? अब देखिए, वेरिएबल बना लिए नंबर को, इंट इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन क्या है कि नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रिंट करा देगा। एलिफ नंबर लेस देन जीरो, तब निगेटिव प्रिंट करा देगा। और एल्स नंबर इज जीरो, अब ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, तो जीरो ही होगा ना, यही होगा, तो ये प्रिंट करा देगा। समझ में आ गया बात? समझ में बात आ गया? मान लीजिए कि एक को कराना है, तो एक क्या है, जीरो से बड़ा है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों नहीं होगा। जीरो कर देंगे तो ना ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा, लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रहा है? अब माइनस वन कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है कि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट रेड क्रॉसिंग। जो रेड क्रॉसिंग होता है वहां पे जो सिग्नल्स के कलर होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। वेरिएबल क्या ले लिए, सिग्नल ले लिए, इनपुट इंटर द कलर। ठीक है, इफ सिग्नल इज इक्वल टू रेड और आर ई, मतलब एक स्मॉल में है एक कैपिटल में, प्रिंट स्टॉप। अगर रेड है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट करा, क्या कराना है, स्टॉप कराना है। एलिफ सिग्नल ऑरेंज और ऑरेंज, ये दोनों एक ही, मतलब और लगा हुआ है क्यों, एक कैपिटल में है कि स्मॉल में है, बाकी कुछ है नहीं, स्ट्रिंग वैल्यू है दोनों। तो एलिफ में क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज होगा तो क्या होगा, बी स्लो, यानी कि धीरे हो जाइए, यानी ऐसे होना चाहिए यहाँ पे येलो वाला। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पे येलो होना चाहिए। येलो में क्या हो जाएगा, बी स्लो। और एलिफ ग्रीन, गो। ठीक है, वैसे ऑरेंज भी चलेगा, वैसे ऑरेंज भी चलेगा। तो एलिफ में क्या है, ग्रीन, ग्रीन, प्रिंट गो। अब इससे हम लोग को क्या पता चला कि अगर रेड है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर ऑरेंज है तो बी स्लो हो जाएगा, और ग्रीन है तो गो हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड। ऑब्वियस सी बात है, एंड सो ऑन, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द corresponding indented blocks execute and if statements required terminates। वही बात है कि जो पार्ट सही है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब स्टॉप वहां पे हो जाएगा, स्किप हो जाएगा सिंपली बोले तो। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको कह रहा है कि प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन टू नंबर। अब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, प्लस, माइनस, गुना और भाग, यही है ना, यही है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। अगला है कि आस्क द यूजर टू इनपुट एनी ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे है वही यहाँ पे दिया हुआ है। An error message is displayed if the user enters anything else। अब इसके अलावा जो बेसिक में ये चार है, इसके अलावा अगर आप कुछ डाल देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा आपको। डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ ऑपरेटर। तो पॉजिटिव डिफरेंस अगर आपको देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ केस लगाना पड़ेगा। नम वन ग्रेटर देन नम टू, ये सब वाला है ना, वो केस आपको कुछ इसमें इंटर करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस देगा, जैसा पहले हमने देखा है। Displays a message, please enter a value other than 0 if user enters second number as 0 and operator is entered, division is entered। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि प्लीज इंटर अ वैल्यू अदर देन 0, अदर देन 0 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करना है। इफ यूजर इंटर्स द सेकंड नंबर एज 0, अगर यूजर जो सेकंड नंबर है वो 0 डालता है और ऑपरेटर डिवीजन इज इंटर्ड। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लीज इंटर अ वैल्यू अदर देन 0, 0 के अलावा कोई आप वैल्यू को इंटर कीजिए, ऐसा डिस्प्ले करेगा। कब करेगा, जब सेकंड नंबर को 0 कर देते हैं और ऑपरेटर पे बटा वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है, वो देखिए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्मिंग ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल 1 वैल 2 ले लिए, दो वेरिएबल्स ले लिए, फ्लोट में लेना है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किस में चाहिए हमें, पॉइंट में चाहिए। इनपुट करा देना है दोनों में, ओपी मतलब ऑपरेशंस की बात हो रही है। इनपुट एनी ऑफ द ऑपरेटर्स, इसमें से कोई एक को इंटर करना है। ठीक है, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, ऑपरेटर अगर प्लस है तो क्या होगा रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्लस जुट जाएगा। एलिफ, यहाँ पे 3-4 कंडीशन है तो एलिफ का भी यूज होगा। यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ये वैल्यू फॉलो होगा। एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू ये, देखिए जो वैल्यू 1 है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू 1 मान लीजिए कि 10 है और वैल्यू 2 8 है और ये बड़ा है, तो अब सीधी सी बात है कि बड़ा में से छोटा घटाएगा तभी पॉजिटिव आएगा। नहीं तो अगर उल्टा है तो क्या करना पड़ेगा, उलट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10 है और यहाँ पे 12 दे दिया, इसको क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस 10 करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है। एलिफ ओपी यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलिफ ओपी डिवीजन वाला है। इफ वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट एरर, यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, डिवीजन नॉट अलाउड हो जाएगा। एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू वैल 1 माइनस वैल 2, यानी कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कटने वाला तो ये है नहीं, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एल्स रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम्स टर्मिनेट, अगर इसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो आपको क्या आ जाएगा मैसेज, यानी जो प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रिंट द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, वैल 1 बाई वैल 2। अब देखिए आपने लिया क्या, वैल 1 44 और वैल 2 4, कराना हमें क्या है, ये वाला, यानी कि डिवीजन कराना है। तो 84 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लेकिन आपको आंसर क्या दिख रहा है, 21.0। तो ये क्यों दिख रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया था, फ्लोट में लिया था, इसीलिए 21.0। बात समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। If in the program for the operators minus and division there exists an if else condition within the elif block, this is called nested if। जो भी हमने आप देखा यहाँ पे, जो इफ एल्स कंडीशन उसके अंदर क्या लग गया, एलिफ ब्लॉक लग गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये आप ध्यान में रखेंगे टर्म, क्या, नेस्टेड इफ। वी कैन हैव मेनी लेवल्स ऑफ नेस्टिंग इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप इफ एल्स के अंदर में कितना बार एलिफ का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 बार यूज हुआ, क्यों, क्योंकि 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। हो सकता है 10 रहे 20 रहे, उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा एलिफ का। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है कि सिंपली अगर देखा जाए तो इंडेंटेशन क्या है, ये प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इफ है उसी के लाइन में ई है, उसी के लाइन में एलिफ, ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ये टर्मिनेटेड को छोड़ के। जो भी ये इफ एल्स वगैरह जो लिखा हुआ है सब एक लाइन में लिखा हुआ है, मतलब जिसका मार्जिन है ना वो पूरा मेंटेन किया हुआ है। यही क्या होता है, इंडेंटेशन देसी भाषा में। अब जैसे इसके अंदर में है तो यहाँ पर रिजल्ट है, तो रिजल्ट है उसी के लाइन में इफ है, उसी के लाइन में एल्स है, उसी के लाइन में इफ है, उसी के लाइन में एल्स है, प्रिंट है, सब उसी के लाइन में है। इसके अंदर भी अगर जाना है, इसके भी अंदर, इफ के भी अंदर, तो इस लाइन देखिए रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट है, रिजल्ट है। तो ये सब क्या है, प्रॉपरली इंडेंटेड है। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपरली इंडेंटेड, दिखने में एकदम साफ सुथरा लगेगा। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था गुइडो वैन रोजम का जो स्टेटमेंट था वो इसी के बारे में था कि प्रॉपरली इंडेंटेड अगर प्रोग्राम है तो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर सही से इंडेंटेड नहीं है तो फिर एग्जीक्यूटर जो सॉरी जो इंटरप्रेटर आपका होता है वो उसको खराब कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है इंटरप्रेटर ऐसे इंडेंटेशन को। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से भी समझते हैं कि इंडेंटेशन आपका होता क्या है कि नहीं। डिफिनीशन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक आर पुट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। मैक्स बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है ना
स्टेटमेंट एक ब्लॉक के अंदर होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। However, Python uses indentation for block as well as nested block structure। जो Python यूज करता है इंडेंटेशन का, वो किसके लिए करता है? ब्लॉक के लिए करता ही करता है, और नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर के लिए भी करता है, ठीक है। लीडिंग व्हाइट स्पेस स्पेस एंड टैब्स एट बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। यही तो हमने कहा आपको, यहाँ से मान लीजिए कि आपका कोई लाइन काटा हुआ है, मार्जिन छोड़ा हुआ है कोई कॉपी में, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मार्जिन छोड़ा हुआ है, ऊपर छोड़ा हुआ, तो यही क्या है? इंडेंटेशन है। क्या होता है? स्पेस टैब एंड स्पेस एंड टैब्स, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक डिफिनीशन आपका क्लियर है। द इंटरप्रेटर चेक्स इन इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली एंड थ्रोज अप सिंटैक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट। देखिए, यही बात अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करता है, थोड़ा भी, ठीक है, आपको देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर इंडेंटेड नहीं है प्रोग्राम तो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जो एग्जीक्यूटर इसका होता है, जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। थोड़ा भी अगर इधर से उधर है आपका इंडेंटेशन, थोड़ा भी, तो तुरंत आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं किसमें, इसका उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम में। अब देखिए, ये प्रोग्राम अगर आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझा देंगे आपको। प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में लार्जर कौन है ये आपको बताना है। दो नंबर ले लिए, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो प्रिंट क्या कराना है? फर्स्ट नंबर इज लार्जर, प्रिंट बाय, मतलब पहला नंबर बड़ा है और बाय बाय, ठीक है। नहीं तो एल्स, वरना प्रिंट सेकंड नंबर इज लार्जर बाय बाय। अब क्या आपको लग रहा है? चलिए, प्रोग्राम जो भी है देखने से क्या लग रहा है कि 6 बड़ा है, यानी कि प्रिंट इसको क्या करना चाहिए? एल्स पार्ट करना चाहिए कि सेकंड नंबर बड़ा है, बाय बाय, वही प्रिंट कर दिया। अब देखिए इंडेंटेशन इसमें क्या है, नम जिस लाइन में है सेम मार्जिन पे num2 भी लिखा हुआ है, उसी में इफ लिखा हुआ है और उसी में एल्स लिखा हुआ है, ये आपको दिख गया। अब इफ के अंदर जो प्रिंट लिखा हुआ है वो भी सेम इंडेंटेशन में है, एल्स के अंदर जो प्रिंट है वो भी सेम इंडेंटेशन में है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे प्रॉपर इंडेंटेशन रहेगा तो कोड आपका सही से एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर अलाउ नहीं करता है इंडेंटेशन एरर, ठीक है बात। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिंपली इंडेंटेशन के लिए, सिंपली इंडेंट देने के लिए टैब की का यूज करते हैं। जो आपके कीबोर्ड में टैब की है ना, उसी का यूज करते हैं, टैब। यहां भी लिख देते हैं कि क्या? टैब बटन को यूज करेंगे, टैब की, ठीक है। बात समझ में आ गया यहां तक? तो ये हमारा था क्या? इंडेंटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे रिपीटेशन, जो कि एक अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक भी है। देखिए, रिपीटेशन शब्द तो आपको पता ही होगा कि रिपीटेशन होता क्या है। ये टर्म तो आप डे टू डे लाइफ में सुनते ही होंगे, क्या? कि एक ही चीज का बार बार एग्जीक्यूशन, कोई एक चीज है, उसको बार बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या है? रिपीटेशन। कोई भी चीज दोहराया जा रहा है, आसान भाषा में क्या है कि कोई भी चीज दोहराया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है डे टू डे लाइफ का, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डन एवरी मंथ। जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं घर का, वो क्या करते हैं? हर महीना करते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रीपेड मीटर लगा हुआ है घर पे, तो जितना दिन आपका बैलेंस चल रहा है, जितना पैसा आपके पास है अकाउंट में, जो बिजली बिल वाला अकाउंट है, उसमें जो भी पैसा आपके पास है, जब तक चल रहा है ठीक है, अगर नहीं पेमेंट करेंगे लाइट काट देगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ बात हो रही है पोस्ट पेड की, कि आप हर महीना पे कर रहे हैं बिजली बिल, तो क्या कर रहे हैं आप? एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ गया? और दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है, वो दिया गया है किसका? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का, जिसमें क्या है कि पहले अंडा देगा, फिर वो अंडा किस में बदलेगा? कैटरपिलर में बदलेगा, फिर वो प्यूपा बनेगा, और फाइनली क्या बनेगा? बटरफ्लाई बनेगा, ठीक है। अंडा दिया, कैटरपिलर बना, प्यूपा बना, बटरफ्लाई बना, और यही प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। आई होप कि रिपीटेशन शब्द क्या है रियल लाइफ में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काइंड ऑफ रिपीटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। और हम जब आपको इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहे थे, तो उसमें भी रिपीटेशन पढ़ना था।
इसको रिपीटेशन को ही इटरेशन बोलते हैं और उसी को लूप भी बोलते हैं, ये मैंने आपको समय बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ अ सेट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट। वही बात है कि उसमें लूप का यूज किया जाता है रिपीटेशन के लिए। कोई भी पाइथन में जो आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट रहता है उसको रिपीटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, लूप का यूज किया जाता है कि नहीं। तो आपको जो पहला प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, चलते चला जाता है कि नहीं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रिंट 1 2 3 4 5, यहाँ तक प्रिंट का यहाँ पे यूज कर दिए हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो 1 होगा, 2 3 4 5 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया 5 नंबर का, तो जो कि आप आसानी से लिख दिए कि हाँ प्रिंट करा दो 5 को का, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगा है। लेकिन यहाँ बोल दिया जाए आपको कि 1 लाख का कराइए प्रिंट, तब तो आपका बुखारे छूट जाएगा लिखते लिखते कि प्रिंट 5 हो गया, 6 7 8 करते करते आपको प्रिंट 1 लाख। हो सकता है कि 8-10 घंटा बीत जाए फिर भी आपसे ना लिखा है, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है कि राइटिंग 1 लाख प्रिंट स्टेटमेंट वुड नॉट बी इफिशिएंट सॉल्यूशन। मतलब इफिशिएंट सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात नहीं है, कितना सारा टाइम टेकिंग है, मेहनत है, ये है ऑब्वियसली है कि कीबोर्ड टिपते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, प्रिंट ये प्रिंट वो प्रिंट ये फलना चिलना सब कुछ आप प्रिंट के लिए प्रेस कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। बी टीडियस एंड नॉट बेस्ट वे टू डू द टास्क, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग टास्क हो जाता है आपके लिए। तो इसमें क्या करना होगा, तो हैविंग लूप और रिपीटेशन इज अ बेटर सॉल्यूशन। आप इसमें सिंपली लूप या रिपीटेशन लगा दीजिए, आपको आसानी से 1 लाख तक का जो नेचुरल नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा कि टेक अ वेरिएबल से काउंट एंड सेट इट टू वैल्यू फॉर 1, क्योंकि 1 से आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो वैल्यू क्या कर देना है, 1 कर देना है। प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, जो काउंट होगा उसके वैल्यू को प्रिंट करिए और इंक्रीमेंट लगा दीजिए, काउंट इज इक्वल टू प्लस, सॉरी प्लस इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, ये बात हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसका यही मतलब है ना। तो इसके बाद क्या करना है कि रिपीट स्टेप 2 एंड 3 एज लॉन्ग एज काउंट हैज द वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 लाख। 2 और 3 को रिपीट करते जाना है, कब तक, जब तक 1 लाख ना पूर जाए। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट 1 लाख नेचुरल नंबर का, तो इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक, बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जैसा कंडीशन आप उसको देंगे उस कंडीशन के हिसाब से वो बार बार रिपीट करता जाएगा। ठीक है, लूप्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज पार्टिकुलर लॉजिक कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होते जाएगा तब तक वो बार बार एक किसी खास लूप में रिपीट अपने आप को करता जाएगा, यानी कि लूप चलता जाएगा सिंपली बोले तो। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है लूप टर्मिनेट, वहीं पे लूप है सो खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट्स। ठीक है, समझ में आ गया बात। फिर लिखा हुआ कि इफ वी डिडंट सेट द कंडीशन, जो कि है लेस देन इक्वल टू 1 लाख, द प्रोग्राम वुड हैव नेवर बीन स्टॉप्ड। अगर मान लीजिए कि आप ये कंडीशन ही सेट नहीं करते हैं तो ये पता कैसे चलेगा प्रोग्राम को कि आपको 1 लाख तक जाना है, वो तो चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी, इनफाइनाइट वो प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट के टाइप का। तो पाइथन में कितना तरह का होता है, फॉर और व्हाइल, दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का, क्या क्या, फॉर और व्हाइल। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका, फॉर लूप का। मतलब जानिए कि फॉर मतलब होता क्या है। फॉर का हिंदी क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन टर्म है, आपको लग रहा होगा कि हम इंग्लिश पढ़ाने लगे। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका हिंदी क्या होता है, के लिए, किसी चीज के लिए बात हो रहा है, के लिए।
फॉर मतलब के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, पहले आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। जो ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा देख लीजिए। करना क्या है, स्टार्ट करना है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यहाँ से स्टेटमेंट को इनिशियलाइज होगा, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा। अगर ट्रू है, जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो फिर इतना दूर में रिपीट होते जाएगा, इतना दूर, ठीक है। लेकिन जैसे ही गलती होगा यहाँ पे, ये अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही फॉल्स होगा आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एग्जिट कर जाएंगे, और स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप स्टॉप, यहीं पे आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट है वो आएगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि किसका है, फॉर लूप का है, ठीक है। भाई ये कुछ थ्योरी पार्ट देखते हैं। द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस। देखिए, जो फॉर स्टेटमेंट है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, बहुत सारे वैल्यूज को रिपीट कराने के लिए, आइटरेट कराने के लिए। वैल्यूज हुआ या फिर आपको सीक्वेंस है, उसको बार बार आइटरेट या रिपीट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, फॉर स्टेटमेंट का, ठीक है। यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब फॉर लूप की बात हो रही है, ठीक है ना। दीज वैल्यूज कैन बी आइदर न्यूमेरिक और एज वी शैल सी इन लेटर चैप्टर। ये न्यूमेरिक हो सकता है, या फिर अगर इसके अलावा कुछ है तो वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दे कैन बी एलिमेंट ऑफ अ डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। न्यूमेरिक तो हो ही सकता है, साथ ही साथ स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, या फिर टपल भी हो सकता है, ठीक है। With every iteration of the loop, the control variable checks whether each of the value in the range have been traversed or not. हर एक इटरेशन में जो लूप आपका चल रहा है, वो हर एक इटरेशन में जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो चेक करता है कि वो हर एक वैल्यू जो है सो रेंज में है या नहीं, ठीक है। हर एक वैल्यू रेंज में आपका है या नहीं, ये चेक करता है, ठीक है। द कंट्रोल is then transferred to the statement immediately following the for loop। और उसके बाद जैसे ही क्या होता है, when all the item in the range are exhausted, the statement within the loop are not executed। जहां एक में भी प्रॉब्लम आया, किसी आइटम में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, all the items in the range are exhausted, ठीक है, तो द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो उस लूप में जो भी स्टेटमेंट है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको एरर मिल जा रहा है तो कभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। वही बात लिखा हुआ है, तो द कंट्रोल इज देन ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर लूप, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आप चलते हैं किस पे, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप पे, यानी कि फॉर लूप जो आप लगाएंगे उसका सिंटेक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स होगा, यहाँ पे फॉर, फिर कंट्रोल वेरिएबल, जैसा कि यहाँ पे चर्चा हुआ है। इसलिए हम पूरा थ्योरी आपको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको जो सिंटेक्स हो गया, कुछ कोड हो गया, उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। इन सीक्वेंस या फिर आइटम इन द रेंज, ठीक है। यहाँ पे फॉर लग गया, अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग पाइथन फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करके पाइथन को प्रिंट कराना है, सिंपली ये है, ठीक है। तो फॉर लगा दिए, लेटर इन पाइथन, ठीक है। प्रिंट लेटर, जो भी लेटर है उसको क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। तो देखिए क्या होगा, अब जो यहाँ पे प्रिंट होगा ना, वो वन बाई वन प्रिंट होगा, वन बाई वन, वन बाई वन प्रिंट होगा, एक एक करके प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब पहले क्या होगा, पहले पी प्रिंट होगा, पहला लूप जब चलेगा तो क्या होगा, पी प्रिंट होगा, उसके बाद वाई प्रिंट होगा, फिर टी प्रिंट होगा, फिर एच प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर एन प्रिंट होगा। तो ऐसे कर करके बारी बारी से पाइथन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स इन अ सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। इसमें क्या करना है कि काउंट 10 20 30 40 50 फॉर नम इन काउंट प्रिंट नम, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको बारी बारी से आपको प्रिंट कराना है, यानी कि जो प्रिंट ये होगा ना वो बारी बारी से होगा। जैसे पाइथन में हुआ था, पहले पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन, ठीक उसी तरह इसमें भी होगा, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा,
फिर 30 प्रिंट होगा, फिर 40, फिर 50। इस तरीके से ये सारा प्रिंट बारी बारी से एक एक करके हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है मुद्दा यहां तक? आगे बढ़े अगले प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पे सिंपली आपको कहा जा रहा है कि इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए। तब इवन नंबर का कंडीशन क्या है? इवन नंबर का कंडीशन यही कि कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है तो वो इवन नंबर है। सिंपल तो हम लोग बचपन में यही पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में कुछ नंबर दे दिया गया है 1 से लेकर 10 तक। फॉर नम इन नंबर्स इफ नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमको बता चुके हैं, रिमाइंडर होता है। सॉरी रिमाइंडर, रिमाइंडर बोल दिए, रिमाइंडर। जो शेषफल है उसकी बात हो रही है। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। तो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देगा, वो कितना देगा? 0 देगा। तो 0 देगा तभी तो इवन होगा, है कि नहीं? और प्रिंट नम इज एन इवन नंबर, ये आपका स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो नम का वैल्यू आएगा सो इज अ इवन नंबर। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, पहले एक एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 एग्जीक्यूट होगा। अब 2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये इस पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि क्या है 2/2, फिर रिमाइंडर 0 है तो ये 2 हो जाएगा इवन नंबर। फिर 4, उसी तरह से फिर 6, फिर 8, फिर 10। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विद इन विथ रिस्पेक्ट टू फॉर स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि इंडेंटेशन हर जगह होगा। ये बात अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉर स्टेटमेंट में भी आपका जो बॉडी है लूप का वो क्या रहेगा? इंडेंटेड रहेगा। समझ में आ गया बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे वीडियो को, और अगला क्लास में हम लोग देखेंगे रेंज को। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-55 मिनट का वीडियो ये हो ही गया होगा। तो अब आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मन में कोई भी प्रॉब्लम इतना पढ़ने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक बताइए, बिना कोई घबराए हुए, बिना किसी घबराहट के। आप सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा। और हम एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, थ्योरी सेक्शन पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी आपसे एमसीक्यू बनेगा। इसलिए थ्योरी सेक्शन को भी अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।